हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है, थोड़ा सा गोरा हो जाते हैं, मतलब एक लाइट और जला लेते हैं जिससे आपको और क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, चलिए। सबसे पहला कमेंट है सपना सिंह और गुंजन पाल का है, सचिन कुमार का है, अवंतिका का है, सुनील उज्जवल जी का है, मनीषा है, नीलम है, अक्षय कुमार है, संदीप है, उमेश हैं, सोनी देवी हैं, प्रियंका है, अमृता है, ऋषि है, निधि है, यादव जी हैं और कृष्णा है, नेहा, रिंकेश, बीरेंद्र, मूरत, विनय, काजल, अंशुपाल, प्रियंका, दीपांशु, शालिनी, वंदना, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ठीक है, हम लोगों ने अंतर्जात बल पढ़ लिया था। अंतर्जात बल में बस इतना याद रखना है कि बेसिकली संपीड़न बल के कारण एक पर्वत बना हॉर्च पर्वत और एक घाटी बनी रैंप घाटी। हॉर्च पर्वत का एकमात्र उदाहरण जो हमें देखने को मिलता है वो जर्मनी का हॉर्च पर्वत है, और बेसिकली रैंप घाटी का जो हमें उदाहरण देखने को मिलता है वो, ठीक है, असम की जो ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी है वो बेसिकली रैंप घाटी है। उसके बाद फिर हमने बात की तनाव बल। तो ऐसे ही तनाव बल में भी, ठीक है, हमको एक पर्वत का उदाहरण देखने को मिलेगा। एक पर्वत बनेगा तनाव बल में और एक घाटी। जो पर्वत बना वो ब्लॉक पर्वत बना, जो घाटी बनी वो भ्रंश घाटी बनी। ब्लॉक पर्वत बहुत सारे हैं और ब्लॉक पर्वत आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत की बात करूं तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, जर्मनी में ही है ब्लैक फॉरेस्ट, वासदेज भी जर्मनी में ही है। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, जर्मनी फ्रांस की सीमा पे पड़ता है बेसिकली वासदेज पर्वत, लेकिन है मोस्टली कंसीडर उसको जर्मनी में किया जाता है। ऐसे ही अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत कौन सा है, तो आप कहेंगे सर यूएसए का सियरा नेवादा। ये बेसिकली नेवादा प्रोविंस में पड़ता है और सियरा नेवादा है। फिर पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज है। हमारा भारत भी पीछे नहीं है ब्लॉक पर्वत में। हमारे यहां पर भी एक सतपुड़ा पर्वत है जी। ठीक है, ऐसे ही जब हम भ्रंश घाटी की बात करते हैं तो भ्रंश घाटी हमारे भारत में बेटा नर्मदा नदी की घाटी, ताप्ती नदी की घाटी, ब्रह्मपुत्र दामोदर नदी की घाटी। ठीक है, तो नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी की घाटी ये भ्रंश घाटी है। इसके अलावा जो अफ्रीका की महान भूभ्रंश घाटी है, अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, वो बेसिकली इसी का उदाहरण है। ठीक है ना, बेसिकली वो तनाव बल के कारण ही दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से दूर खिसक गई तो बीच का ब्लॉक नीचे गिर गया। जब बीच का ब्लॉक नीचे धंसा तो वहां पर घाटी बनी और वो घाटी बेसिकली भ्रंश घाटी है। ऐसे ही साउथ ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर घाटी भी इसका उदाहरण है। ठीक है, तो इनके जो उदाहरण है ना, उदाहरण बहुत अच्छे से आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, सभी के कमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बस बाकी का ये है कि सबके नाम नहीं ले पाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं बहिर्जात बल। ठीक है, आप कहेंगे कि सर ये हमने कभी पढ़े नहीं आज से पहले और आप इन्हें पढ़ा रहे हैं, है ना, ऐसा क्यों सर? ठीक है, तो बच्चे आपने बेशक नहीं पढ़े, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे ना वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के, तो प्रीवियस ईयर में ये पूछे जाते हैं, लगातार पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और उसके बाद ठीक है, मैं आप लोगों से कमिटमेंट करता हूं, जो ये वाला संडे आएगा आपका, ठीक है ना, संडे और सैटरडे दोनों दिन आपका इंडियन ज्योग्राफी चलने वाली है। ठीक है, तो इस वाले संडे और सैटरडे को, ठीक है, संडे से पहले मतलब सैटरडे से पहले हम लोग बेसिकली आप ये मान के चलिए कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को लगभग 80% कंप्लीट कर लेंगे। लगभग 80% वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम कंप्लीट कर चुके होंगे। चलिए अब हम बात करेंगे किसके बारे में भैया जी? हम लोग बात करेंगे जो हमारे एक्सटीरियर फोर्सेस है, जो बहिर्जात बल है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखो, बहिर्जात बलों के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, चर्चा बड़ी सिंपल है। ठीक है, बड़ी साधारण सी चर्चा है बहिर्जात बलों की। ठीक है, ये बेचारे अच्छा काम करते हैं बहिर्जात बल। ठीक है, मैंने आपको बताया था कल कि जितना भी रायता अंतर्जात बलों ने फैलाया है, बहिर्जात बल उसको ठीक करने का काम करते हैं। ये घर के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, ठीक है, जो छोटे लोगों के द्वारा जो काम बिगाड़े गए हैं उनको ठीक करने का काम करते हैं। ठीक वैसे ही ये है। तो ये बहिर्जात बल क्या करते हैं? ये बहिर्जात बल धरातल पर समतल स्थापना का कार्य करते हैं। भैया जी ये क्या करते हैं? ये धरातल पर समतल स्थापना का कार्य करते हैं। समतल स्थापना का कार्य करते हैं धरातल पर। कार्य करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बल जो धरातल पर समतल स्थापना का कार्य करते हैं उनको हम बहिर्जात बल कहते हैं। अभी बहिर्जात बल बेटा समतल स्थापना का कार्य करेंगे कैसे?
ठीक है, अपर्दन के माध्यम से। ऑब्वियस सी बात है, मैंने कल आपको बताया था भैया जी किसके माध्यम से करेंगे, अपर्दन के माध्यम से करेंगे, इरोजन के माध्यम से करेंगे, इरोजन के माध्यम से करेंगे, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ द इरोजन। तो ये अपर्दन के माध्यम से क्या करते हैं, ये अपर्दन के माध्यम से बच्चे ठीक समतल करने का काम करते हैं। जैसे कहीं पर्वत बन गया है तो लगातार पर्वत का अपक्ष और अपर्दन करने के बाद ये उसको समतल स्थापना का कार्य करते हैं। कहीं गर्त बन गई है तो गर्त में लगातार बेटा ठीक है अपर्दन के माध्यम से निक्षेपों को डालेंगे, ठीक है, जिससे कि उसकी गहराई घटे। तो कुल मिलाकर ये समतल स्थापना का कार्य करने वाले होते हैं बहिर्जात बल, धरातल पर समतल का कार्य करते हैं, ठीक है ना। जैसे अब ये बात मान के चलिए, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि अंतर्जात बलों ने जो इंटीरियर फोर्सेस थे बच्चे, ठीक है, ये जो अंतर्जात बल थे, इन अंतर्जात बलों ने, बाबू यहां पर ध्यान रखना, इन अंतर्जात बलों ने क्या किया, अंतर्जात बलों ने हमारे धरातल पर विषमताएं पैदा की, विषमताएं, ठीक है, विषमताओं का सृजन किया, किसने, अंतर्जात बलों ने। अब अंतर्जात बलों ने ये जो विषमताओं का सृजन किया है, ये किसके रूप में किया है भैया, स्थलाकृतियों के रूप में किया है। किसके रूप में किया है सर, स्थलाकृतियों के रूप में किया है। स्थलाकृतियों का मतलब है बच्चे, जैसे अगर मैं बात करूं तो कहीं पर्वत बना है ऐसे करके बच्चे, कहीं पर्वत बना है, ठीक है, तो कहीं बच्चे पठार बना है, कहीं पठार बना है, तो ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना, कहीं मैदान बना है, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अंतर्जात बलों ने, मेरे साथ साथ बोलेंगे, अंतर्जात बलों ने बच्चे विषमताएं सृजन की है। अंतर्जात बलों ने क्या, विषमताएं सृजन की है, हमारे धरातल पर विषमताएं पैदा की हैं इन अंतर्जात बलों ने। और ये जो विषमताएं हैं, ये विषमताएं हमको बच्चे किसके रूप में, ये विषमताएं हमको ठीक है ट्रोपोलॉजी के रूप में या ट्रोपोग्राफी के रूप में देखने को मिलती हैं। ये विषमताएं हमें स्थलाकृतियों के रूप में देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये पर्वत बना बच्चे, ठीक है ना, इन्हीं के माध्यम से, अंतर्जात बलों के माध्यम से। जैसे कि मैं बात करूं इन्हीं के माध्यम से बेटा पठार बना है, अंतर्जात बलों के माध्यम से। इन्हीं के माध्यम से मैदान भी बना है, ठीक है, मैदान भी इन्हीं के ही द्वारा बना है, पर्वत पठार मैदान बने, ठीक है। तो ये जितनी भी स्थलाकृतियां हैं ये सारी बच्चे धरातल के ऊपर बनती है, ठीक है, धरातल के ऊपर बनती है। इसलिए मैंने लास्ट लेक्चर में इनको बताया था अप स्थलाकृतियां हैं। तो वही बच्चे दूसरी स्थलाकृतियां जो बनी, जैसे कि आपकी कोई ट्रेंच बन गई, ठीक है, गर्त बन गई, आपकी कोई ट्रेंच बन गई बच्चे, या फिर आपकी कोई घाटी बन गई, ठीक है, आपकी कोई क्या बन गई बच्चे, घाटी बन गई, ठीक है, वैली बन गई, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो है बच्चे, ठीक है, लगातार अंतर्जात बल धरातल पर विषमताओं का सृजन कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। ये क्या कर रहे हैं सर, ये डिसकंटिन्यूटी क्रिएट कर रहे हैं, विषमताओं का सृजन कर रहे हैं। अब पर्वतों का क्या होगा, अपक्ष और अपर्दन होगा। जब इन पर्वतों का अपक्ष और अपर्दन होगा तो अपक्ष का मतलब क्या होता है, वेदरिंग, मतलब अपने स्थान पर पर्वतों का टूटना फूटना सड़ना गलना क्या है, अपक्ष है। अपने स्थान पर पर्वतों का टूटना फूटना सड़ना गलना भैया जी क्या है, अपक्ष है, ठीक है। फिर अपर्दन हुआ। अब जब पर्वतों का अपर्दन हुआ बेटा तो लगातार क्या होगा, पर्वतों की ऊंचाई कम होगी, ठीक है ना, और उसके समानांतर कोई गर्त है तो बेसिकली पर्वतों की ऊंचाई को तो कम करेंगे और गर्तों की गहराई को भी कम करेंगे, है ना। पर्वत क्या करेंगे सर, ये क्या करेंगे, बहिर्जात बल। ये बहिर्जात बल एक तरफ तो पर्वतों की ऊंचाई को कम कर रहे होंगे तो दूसरी तरफ भैया जी ये क्या कर रहे होंगे, गर्त की गहराई को भी कम कर रहे होंगे, मतलब ये समतल स्थापना का कार्य कर रहे होंगे, ये सर समतल कर रहे होंगे चीजों को, ठीक है। चलिए, लेकिन ये माध्यम से किसके होता है बेटा, अपर्दन के माध्यम से होता है जो बहिर्जात बल होता है। और अपर्दन किसके द्वारा होगा, तभी भी अपर्दन होगा तो बेटा अपर्दन किसी भी डायनामिक सिस्टम के द्वारा होगा। अपर्दन हमेशा किसी भी डायनामिक सिस्टम के द्वारा होगा। कोई भी डायनामिक सिस्टम वही अपर्दन कर सकता है जिसमें बहने की क्षमता हो। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो बेटा ऐसा कोई भी गतिशील माध्यम, ठीक है, जिसमें बहने की क्षमता हो वही तो अपर्दन कर सकता है। चलिए, कोई बात नहीं बेटा, कल वाली क्लास हो जाएगी आपकी, ठीक है, हाँ मैं बोल दूंगा, हाँ कल वाली क्लास अपलोड हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज वाली को अभी देख लो, पहले बहिर्जात बलों को देख लो, कल वाली भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। वैसे भी कल वाली क्लास का मैं सब कुछ आपको बता देता हूं, कल वाली क्लास की सारी चीजें मैं आपको अभी बता देता हूं, ठीक है, तो परेशान मत होना, ठीक है। अब ठीक आ रही है मेरी आवाज, अब बड़ी आ रही है मेरी आवाज, कोई दिक्कत तो नहीं अब मेरी आवाज में।
ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई इश्यू तो नहीं है मेरी आवाज में, एक बार बता देंगे। ठीक है, मैंने बस इतना बोला बेटा, अगर आप कल के भी लेक्चर को देखोगे ना, कल का लेक्चर अगर अभी तक अपलोड नहीं हुआ किसी भी कारण बस, ठीक है, कोई भी टेक्निकल अगर समस्या रही होगी, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है भैया, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैंने आपको बताया था बच्चे कि हमारे एप्लीकेशन पर अभी, ठीक है, बहुत ज्यादा रश है। ठीक है, बहुत ज्यादा रश है। कहने का मतलब ये होता है कि मैंने कल के लेक्चर में भी बताया था, अगर किसी रोड की क्षमता, ठीक है, एक साथ 100 वाहनों को ले जाने की है और चल रहे उस पे 1000 डेढ़ हजार वाहन है, तो अभी सी बात है, रश हो जाता है। ठीक है, ट्रैफिक जैम हो जाता है। वैसी व्यवस्था हमारी एप्लीकेशन के साथ भी हो रखी है। आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया है, बहुत ज्यादा, ठीक है, बच्चों का विश्वास है, तो इस वजह से, ठीक है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बहुत जल्दी हम इसको इश्यू कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे इस इश्यू को। ठीक है ना, मतलब अब सही है आवाज, है ना, अब आवाज सही है। चलिए ठीक है, आवाज बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा और तेज बोलूंगा। ठीक है, बहिर्जात बलों का काम क्या होता है बेटा? बहिर्जात बलों का काम होता है कि ये धरातल पर समतल करने का काम करते हैं, जबकि अंतर्जात बल जो है ये धरातल पर विषमताओं का सृजन करते हैं। बस इतना ध्यान रखना, जो धरातल पर समतल का कार्य होगा बेटा, वो अपर्दन इरोजन के माध्यम से होगा, और हमेशा इरोजन किसी ना किसी डायनामिक सिस्टम अथवा किसी ना किसी डायनामिक पैटर्न के माध्यम से होगा। जैसे कि मैं बात करूं बेटा विंड, ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं विंड, वायु के माध्यम से होगा अपर्दन। ठीक है, अपर्दन किसके माध्यम से होगा? वायु के माध्यम से होगा। अपर्दन किसके माध्यम से होगा बेटा? नदी के माध्यम से होगा। ठीक है, रिवर के माध्यम से होगा, क्योंकि नदी का भी काम क्या होता है बेटा? बहना होता है। वायु का काम भी क्या होता है? बहना होता है। अपर्दन और किसके माध्यम से होगा? अपर्दन सर ग्लेशियर के माध्यम से होगा। किसके माध्यम से होगा बेटा? ग्लेशियर, इसको हिंदी में कहेंगे हम हिमनद, इसके माध्यम से होगा। और इनफैक्ट, ठीक है बेटा, अपर्दन जो है आपका, वह ग्राउंड वाटर के द्वारा भी होता है। किसके द्वारा होता है? ग्राउंड वाटर के द्वारा भी अपर्दन होता है। इसको हम लोग कहते हैं भूमिगत जल। क्या कहते हैं? भूमिगत जल। तो भूमिगत जल के माध्यम से भी अपर्दन होता है। अपर्दन सबके द्वारा हो रहा है, जो मैं लिख रहा हूं सबके द्वारा अपर्दन हो रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है बेटा? ये सारे के सारे डायनामिक सिस्टम है, जिसमें बहने की क्षमता हो, जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की खुद की क्षमता हो, जिसके पास खुद की काइनेटिक एनर्जी हो। ठीक है, तो वही अपर्दन करेगा जिसके पास काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो सबसे पहले, ठीक है, बस आपको ये नाम याद रखने हैं और कुछ नहीं। ठीक है, सबसे पहले आपको नाम याद रखने हैं, जैसे नदीय जल है। ठीक है, नदीय जल। ठीक है, रिवर वाटर, रिवर वाटर, ये नदी का जल है बच्चे। तो ये नदी का जल है, ये भी क्या करता है सर? नदी का जल। तो ये एक डायनामिक पैटर्न है, मैंने आपको बताया। ठीक ना, ये एक डायनामिक सिस्टम या डायनामिक पैटर्न है। ऑब्वियस सी बात है, यह भी अपर्दन का कार्य करेगा, यह भी इरोजन का कार्य करेगा, यह भी इरोजन का कार्य करता है। क्यों करता है इरोजन का कार्य? ये इसलिए इरोजन का कार्य करता है भैया जी, क्योंकि यह एक डायनामिक पैटर्न रखता है, यह एक, ठीक है, गतिशील, ठीक है, बिहेव रखता है। तो जब ये गतिशील जल रखता है जी बेटा, जब ये एक गतिशील बिहेव करता है, ठीक है, इसमें बहने की क्षमता है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या करेगा? ये अपर्दन का कार्य करेगा, नदी का जल। अब नदी के जल के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, ठीक है बेटा, अब इसके द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां होंगी, ये ध्यान रखना। नदी के जल द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं, आप एक बार उन स्थलाकृतियों को समझ लो। वो है निर्मित स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, नदी का जल जो है वह वी आकार की घाटी का निर्माण करता है। ठीक है, कभी भी आपसे पूछे कि भाई बी आकार की घाटी का निर्माण कौन सा पैटर्न करता है, तो आप लिखेंगे कि बी आकार की घाटी का निर्माण नदी का जल करता है। कभी भी आपसे पूछे कि बी आकार की घाटी का निर्माण कौन सा पैटर्न करता है, आप बोलेंगे बी आकार की घाटी का निर्माण बेटा रिवर वाटर करता है, नदी का जल करता है। कभी भी पूछे कि बी आकार की घाटी का निर्माण कौन करता है, आप कहेंगे बी आकार की घाटी का निर्माण बेटा नदी का जल करता है। ठीक है, वी आकार की घाटी, तो बी आकार की घाटी का निर्माण बेटा कौन करता है? नदी का जल। अगर ये बी आकार की घाटी, ठीक है, कम गहरी है, अगर ये बी आकार की घाटी कम गहरी है, तो इसको गॉर्ज कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चे? हम इसको, ठीक है, गॉर्ज कहेंगे, अगर ये कम गहरी है। और अगर ये बी आकार की घाटी सबसे ज्यादा गहरी है, बहुत ज्यादा गहरी है,
तो हम इसको कैनियन कहते हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं, तब हम इसको बेटा कैनियन कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये वी आकार की घाटी अगर ये कम गहरी है तो गॉर्ज, और अगर ये बहुत ज्यादा गहरी है तो ये क्या कहलाएगी बेटा, कैनियन कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद इसी नदी के जल के द्वारा, ठीक है, जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। किसका, जलोढ़ पंख, ये ध्यान रखना। जलोढ़ पंख को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे एलुवियल विंग्स, एलुवियल विंग्स, जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख का मतलब होता है बेटा, ये भावर प्रदेश में पाए जाते हैं। जलोढ़ पंख जो है, ये ध्यान रखना बच्चे, जलोढ़ पंख कहां पर होते हैं, जलोढ़ पंख भावर प्रदेश में होते हैं। भावर प्रदेश में आपको बताऊंगा। तो जलोढ़ पंख भावर प्रदेश में होते हैं। ये कंकड़ पत्थरों की फैली हुई संरचना होती है, कंकड़ पत्थर फैले हुए होते हैं, उन्हीं को हम लोग जलोढ़ पंख कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चे जलोढ़ शंकु, जलोढ़ शंकु ये भी भावर प्रदेश में बनता है। जलोढ़ शंकु किसमें बनता है, भावर प्रदेश में, एलुवियल, ठीक है ना, कौन कहते हैं इसको, जलोढ़ शंकु, एलुवियल कौन कहते हैं, जलोढ़ शंकु को, ठीक है। तो वी आकार की घाटी, गॉर्ज, कैनियन, जलोढ़ पंख, जलोढ़ शंकु। इसके बाद बच्चे नदी के जल द्वारा नदी विसर्ग का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, इसके द्वारा मेरे प्यारे बच्चे नदी विसर्ग का निर्माण होता है। नदी विसर्ग क्या है ये मैं आपको समझा दूंगा। तो नदी विसर्ग का निर्माण होगा इसके द्वारा, इसके द्वारा। इसके बाद बच्चे बाढ़ के मैदान का निर्माण होगा, ठीक है, फ्लड फील्ड या फ्लड प्लेन्स। तो बाढ़ का जो मैदान है, ठीक है, फ्लड प्लेन जो है, फ्लड प्लेन का निर्माण भी किसके द्वारा होगा, नदी के जल के द्वारा होगा। तो नदी के जल के द्वारा जो निर्मित शिलाकृति है, ये सब समतल स्थापना का कार्य कर रही है। बिलीव मी, ये जितनी भी शिलाकृतियां हैं ये सब बेटा समतल स्थापना का कार्य कर रही हैं। सारी की सारी शिलाकृतियां क्या कर रही हैं, समतल स्थापना का कार्य कर रही हैं। आपके एग्जाम में बहुत डिटेल में पूछा नहीं जाएगा। अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो ये इतना डिटेल टॉपिक है कि इनमें से केवल नदी जल को बताने में ही मुझे 2 घंटा लग जाएगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, एक शॉर्ट अप्रोच अपनाना है, मेरे साथ देखना है, ठीक है, मेरे साथ आपको याद करना है। मैंने बोला नदी जल, रिवर वाटर, रिवर वाटर बेटा वी आकार की घाटी का निर्माण करता है, ठीक है। वी आकार की घाटी अगर कम गहरी है, मेरे साथ साथ बोलिए, वी आकार की घाटी अगर कम गहरी है, वी आकार की घाटी अगर कम गहरी है तो बच्चे वो क्या है, गॉर्ज। अगर वी आकार की घाटी अधिक गहरी है, अधिक गहरी का मतलब है बहुत ज्यादा गहरी है, बहुत ज्यादा गहरी है, अगर वह बहुत अधिक गहरी है तो वो क्या है, कैनियन, ठीक है। जलोढ़ पंख ये भावर प्रदेश में, किसमें बच्चे, भावर रीजन में, भावर को भावर ही कहेंगे, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो। तो भावर प्रदेश में बच्चे कंकड़ पत्थरों का जो मैदान होता है उसको हम जलोढ़ पंख कहते हैं, और जो उसमें इंडिविजुअल जो कंकड़ पत्थर है उसको हम लोग जलोढ़ शंकु कहते हैं। नदी विसर्ग, नदी विसर्ग का मतलब है, आपने देखा होगा कि नदी ऐसे, ठीक है ना, दाएं बाएं बल खाते हुए प्रवाहित होती है। तो नदी विसर्ग क्या है, तो देखा होगा ना आपने मैदानों में नदियां जो ऐसे दाएं बाएं बल खाती हुई प्रवाहित होती हैं, इसी को हम नदी विसर्ग कहते हैं। फिर नदियों का पानी कभी कभी आपने देखा होगा बेटा, मैदानी क्षेत्र में नदियों का पानी घुस जाता है, उसको हम बाढ़ का मैदान कहते हैं। मैदानी क्षेत्र में प्लेन्स है, नदी में बाढ़ आ गई और बेटा वहां पे नदी का पानी घुस गया। अभी कल परसों बेटा यमुना में आई थी ना, तो इसी को हम क्या कहेंगे, बाढ़ का मैदान कहेंगे। इसके बाद गोखुर झील, ऑक्सबो लेक कहेंगे इसको, ऑक्सबो लेक, गोखुर झील, ऑक्सबो लेक, गोखुर झील। ये गोखुर झील क्या होता है कि जब नदी बेटा मैदानों में दाएं बाएं बल खाती हुई प्रवाहित होती है तो कभी कभी क्या होता है कि बेटा, ठीक है, नदी का जो पानी है वो एक स्थान पे छूट जाता है, नदी अपना रास्ता बदल लेती है। अब नदी का पानी जहां पे छूट गया, ठीक है, वहां पर एक झील का निर्माण हो जाता है, उसको हम गोखुर झील कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम गोखुर झील कहते हैं। क्लियर है। इसके बाद ये बात ध्यान रखना कि आपने देखा होगा जैसे कोई भी नदी प्रवाहित हो रही है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके कोई भी नदी प्रवाहित हो रही है तो बेटा इसी बीच में तो जल प्रवाहित हो रहा है, ये वाला जो क्षेत्र है इसी बीच में तो जल प्रवाहित हो रहा है, बोलेंगे यही। तो इसको हम क्या कहेंगे, रिवर बेसिन कहते हैं, नदी द्रोणी। इसको हम रिवर बेसिन कहेंगे, नदी द्रोणी कहेंगे, इंग्लिश में लिख देता हूं, इसको हम रिवर बेसिन कहेंगे, ठीक है। कहीं कहीं आपने देखा होगा बेटा ये रिवर बेसिन बहुत चौड़ा होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है, मैदानों में कहीं कहीं बहुत ज्यादा चौड़ा होता है। साथ ही साथ हम इसको कैचमेंट एरिया भी कहते हैं, जल ग्रहण क्षेत्र भी कहते हैं। हम इसको क्या कहते हैं सर, कैचमेंट एरिया भी कहते हैं, हम इसको जल ग्रहण क्षेत्र भी कहते हैं, कैचमेंट एरिया भी कहते हैं, हम इसको जल ग्रहण क्षेत्र भी बोलते हैं। क्लियर है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। इसके बाद सबसे लास्ट में नदी के द्वारा जो निर्मित शिलाकृति है उसको हम डेल्टा कहते हैं। डेल्टा, नदी के द्वारा
निर्मित स्थलाकृति क्या कहलाएगी बेटा? डेल्टा कहलाएगी। डेल्टा का मतलब होता है कि जब नदियां समुद्र में मिलती हैं तो वो इस तरह के एक ठीक है आकृति का निर्माण करती हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? डेल्टा। लेकिन डेल्टा बनेगा तब जब नदियां अपना वाटर समुद्र में डिपॉजिट कर रही होती हैं। तो जब नदियां अपना पानी समुद्र में डिपॉजिट कर रही होती हैं तब डेल्टा का निर्माण होता है। मुझे 1 मिनट का समय देना, मुझे लग रही है बच्चे ठंड, मैं कुछ जैकेट डाल के आता हूं ऊपर, प्लीज 1 मिनट का समय देना मुझे, है ना? ठीक है बच्चे, तब तक आप इनका रिवीजन करो। और ठीक है ना, ये जितनी भी स्थलाकृतियां हैं ना, ये आपको याद करनी है, बस आपको याद करनी है, तो नहीं करना है बस, और ज्यादा नहीं। चलिए, सबसे पहले तो बेटा थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे समय दिया। ठीक है, मैंने भी ज्यादा समय नहीं लिया। थैंक यू बच्चे। ठीक है, तो सर नदी के जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति, सबसे पहले क्या? वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी कम गहरी है तो वो गॉर्ज कहलाएगी, ज्यादा गहरी है तो वो कैनियन कहलाएगी। बावर प्रदेश में, मतलब जहां पर नदियां बेटा कंकड़ पत्थर वाले हिस्से में बहती है ना, पर्वतों के आधार चित्र में, बावर प्रदेश में इंडियन ज्योग्राफी में बताऊंगा, तो वहां पर जलोढ़ पंख बनते हैं, फिर जलोढ़ शंकु बनते हैं। ठीक है, नदी विषद का निर्माण होता है जब नदी मैदानों में ऐसे दाएं बाएं बल खाते हुए प्रवाहित होती है। बाढ़ का मैदान, जब नदी में बाढ़ आ जाए तो मैदानों में पानी घुस जाता है। ऑक्सबो लेक, ठीक है, ऑक्सबो लेक का मतलब है बेटा नदी अपना मार्ग बदल ले, ऐसे नदी अपना मार्ग बदल ले और नदी का पानी कहीं एक स्थान विशेष पे पीछे छूट जाए तो उसको हम ऑक्सबो लेक कहेंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चे नदी का जो कैचमेंट एरिया है, मतलब जहां नदी अपना पानी लेके आगे बढ़ती है, तो नदी जब अपना पानी लेते हुए बेटा आगे की तरफ बढ़ती है उसको नदी द्रोणी कहते हैं, रिवर बेसिन या कैचमेंट एरिया कहते हैं। और 10वें नंबर पे है डेल्टा। डेल्टा तब बनता है बच्चे जब नदी अपना पानी डिपॉजिट करती है समुद्र में, तो उस समय डेल्टा बनता है। उस समय क्या बनता है? डेल्टा। ठीक है, इसके अलावा देखिए निर्मित स्थलाकृतियां किसके द्वारा? नदी जल के द्वारा। नेक्स्ट आगे बात करेंगे हम निर्मित स्थलाकृतियां बेटा ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल। ये जो भूमिगत जल है ना, भूमिगत जल, ये भी स्थलाकृतियों को बनाता है। ग्राउंड वाटर भी, ग्राउंड वाटर भी, ये ध्यान रखना। ये हमें दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि बेटा ये नीचे की बात है, ये नीचे की बात है, इसलिए हमको दिखाई नहीं दे रही, ये अंदर की बात है। ठीक है, एक रूपा बनियान का ऐड आता था, पता नहीं किसका आता था, कि साहब ये अंदर की बात है, तो ऐसे ही ये अंदर की बात है भैया, इसलिए तुमको दिखाई नहीं देती ये अंदर की बात। ठीक है, भूमिगत जल, ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर भी स्थलाकृतियों को बनाती हैं। अब ये ग्राउंड वाटर जो स्थलाकृतियों को बनाती हैं बच्चे, तो ये ध्यान रखना, जहां कहीं पर चूना पत्थर की चट्टानें होंगी, बस ये ध्यान रखना, जहां कहीं पर भी चूना पत्थर की चट्टानें होंगी वहां पर आमतौर पर इस तरह की ट्रोपोलॉजीज बनती हैं। ठीक है, तो भैया जी जहां कहीं पर भी क्या होंगी? जहां कहीं पर भी भैया जी चूना पत्थर की चट्टानें होंगी। मैंने क्या बोला सर? तो जहां कहीं पर भी चूना पत्थर की चट्टानें होंगी, तो जहां पर भी चूना पत्थर की चट्टानें होंगी वहां पर इस तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। वहां पर इस तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो वो भूमिगत जल के माध्यम से होता है। चलिए, अब ये क्या क्या है, ये कौन कौन सी स्थलाकृतियां हैं, तो उसको देखते हैं। बेटा देखो, चूना पत्थर की चट्टानों में, ठीक है, क्यों इस तरह की स्थलाकृतियां बनती है? क्योंकि चूना पत्थर की चट्टानों में अपक्ष और अपर्दन बड़ा सरल होता है करना। चूना पत्थर की चट्टानें आमतौर पर कम कठोर चट्टानें होती हैं, इतनी रिजिड नहीं होती, तो वहां पर अपक्ष और अपर्दन क्या होता है बेटा? सरल होता है, आसान होता है, इसलिए वहां पर इस तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो जहां पर भी चूना पत्थर की चट्टानें हैं, जहां पर भी बेटा चूना पत्थर की चट्टानें हैं, वहां पर इस तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। जी बच्चे, निर्माण होता है। अब बच्चे कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, तो इनको हम याद कर लेंगे, है ना, बस याद कर लेंगे। तो सबसे पहली बच्चे जो स्थलाकृति है, ठीक है, वो होती है आपकी गोलरंध्र। गोलरंध्र का मतलब होता है बेटा, गोलरंध्र का मतलब होता है कि एक होल है, एक होल है, एक छिद्र है, और नदी का पानी इसके माध्यम से नीचे चला गया, उसको गोलरंध्र कहेंगे।
ठीक है, एक छिद्र है, चूना पत्थर की चट्टान में एक छेद बन गया पानी के द्वारा, ठीक है, नदी का पानी अंदर चला गया, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, गोलरंध्र कहेंगे। अगर ये गोलरंध्र बड़ा हो जाए, अगर ये गोलरंध्र क्या हो जाए, बड़ा, तो इसको हम कहेंगे युवाला। ठीक है, मतलब ये छेद मोटा हो जाए तो क्या कहेंगे, युवाला। गोलरंध्र का छेद मोटा हो जाए क्या कहेंगे, युवाला। युवाला और मोटा हो जाए इसको कहेंगे डोलाइन। क्या कहेंगे, डोलाइन। अगर युवाला और मोटा हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, डोलाइन। और बेटा डोलाइन भी मोटा हो जाए तो इसको कहेंगे पोलजे। डोलाइन भी मोटा हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, पोलजे। मुझे पता है कि आप लोगों को बड़ा अजीब लग रहा होगा कि जीवन में पहली बार, ठीक है, युवाला, डोलाइन, पोलजे हम पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, मैं क्या करूं बच्चे, पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है सर, तो गोलरंध्र, ठीक है, गोलरंध्र बड़ा हो जाए, ये छेद बड़ा हो जाए युवाला, और युवाला का छेद बड़ा हो जाए तो डोलाइन, और डोलाइन बन जाता है बेटा पोलजे में। ठीक है, चलिए, अगर गोलरंध्र गहरा हो जाए तो इसको हम कहेंगे बिलियन रंध्र। क्या कहेंगे, बिलियन रंध्र, ये ध्यान रखना। अगर गोलरंध्र गहरा हो जाए तो क्या कहेंगे, इसको बिलियन रंध्र कहेंगे। गोलरंध्र अगर गहरा हो जाता है तो हम इसको बिलियन रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, बिलियन रंध्र कहते हैं। इसके बाद बेटा चूना पत्थर के खंभे जो नीचे की ओर लटकते हैं उसको स्टैलेक्टाइट कहते हैं। स्टैलेक्टाइट, स्टैलेक्टाइट। ठीक है, चूना पत्थर के खंभे जो नीचे की ओर लटकते हैं उनको हम स्टैलेक्टाइट कहते हैं। स्टैलेक्टाइट कहते हैं जो नीचे की ओर लटक रहे होते हैं, और जो नीचे से ऊपर की ओर जा रहे होते हैं उनको हम स्टैलेग्माइट कहते हैं। माइट कहते हैं, ध्यान रखना। स्टैलेक्टाइट, अब मैं समझा देता हूं कैसे। ठीक है, आपसे पूछा जाए ऐसे नीचे लटक रहा है, ठीक है बच्चे, स्टैलेक्टाइट है, और ऐसे ऊपर से जा, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये बच्चे क्या है, ये स्टैलेग्माइट है। जो लटक रहा है तो ये बेस है, ऊपर बेस है, छत पे बेस है, छत से नीचे लटका स्टैलेक्टाइट, नीचे से ऊपर गया तो बेटा स्टैलेग्माइट। ठीक है, नीचे से ऊपर गया स्टैलेग्माइट। क्लियर है, ये बात आपको बहुत अच्छे से याद में रखनी है। गोलरंध्र, बिलियन रंध्र, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी किसी को। अब यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चे जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, अंधी घाटी। ठीक है, ब्लाइंड वैली, अंधी घाटी। ठीक है, इसको अंधी घाटी कहते हैं। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है अंधी घाटी, और उसके बाद ठीक है एक कॉन्सेप्ट आता है शुष्क घाटी का। बस अंधी घाटी और शुष्क घाटी इसी से बनती है, आपको ये ध्यान रखना है, और किसी के द्वारा नहीं बनती। भूमिगत जल के द्वारा, ग्राउंड वाटर के द्वारा ही अंधी घाटी और शुष्क घाटी बनती है। ये बात क्लियर है, यहां तक कोई इशू तो नहीं बिल्कुल किसी को। अब इसके बाद ठीक है, सागरी जल भी पीछे नहीं है। सागरी जल भी ठीक है स्थलाकृतियां बनाता है। सागरी जल, ठीक है, जो सी वाटर है, तो बेटा सी वाटर भी जो है ना पीछे नहीं है, वो भी समतल स्थापना का काम करता है, क्योंकि उसके पास भी तो बेटा एक डायनामिक पैटर्न है। ठीक है, उसके पास भी तो चलनशील क्षमता है, वो भी तो प्रवाहित होता है सागरी जल। और बच्चे सागरी जल में तो बहुत ज्यादा गतिज ऊर्जा होती है, आपने पढ़ा भी होगा। सागरी जल पीछे नहीं है, उसके पास भी बहुत सारी गतिज ऊर्जा है, तो सागरी जल भी स्थलाकृतियां बनाता है। अब सागरी जल जो स्थलाकृतियां बनाता है बच्चे, उसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां कौन कौन सी हैं आमतौर पर, ठीक है, जिन स्थलाकृतियों को बना रहा है, तो उसके द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं वह है तटीय कगार या भृगु। ठीक है, तटीय कगार या भृगु, या भृगु। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम क्लिफ कहेंगे, क्लिफ। ठीक है, तटीय कगार या भृगु कौन बनाता है बच्चे, सागरी जल बनाता है। इसके बाद बच्चे तटीय कंदरा, तटीय कंदरा, तटीय कंदरा, ठीक है, इसको कहेंगे हम कोस्टल केव। कोस्टल केव, कोस्टल केव कौन बनाता है सर, सागरी जल। अच्छा, केवल कंदरा आ जाए, केवल केव आ जाए, केवल कंदरा, केव, तो वो ग्राउंड वाटर बनाता है। अगर केवल कंदरा आ जाए, केव आ जाए, तो ग्राउंड वाटर बनाता है। और अगर तट जुड़ जाए उसमें, तट, कोस्टल केव हो जाए, तो कोस्टल केव को कौन बनाता है भैया, कोस्टल केव को सागरी जल बनाता है। कौन बनाता है, सागरी जल बनाता है। इसके बाद पुलीन। अब पुलीन समझ में नहीं आएगा, पुलीन क्या है। अब बेटा पुलीन है जिसको हम कहते हैं बीच। ठीक है, बीच वही, ठीक है, जिस बीच पे लक्षद्वीप पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल मजे ले रहे हैं, ये वही बीच है जिसके बारे में सलमान खान प्रियंका चोपड़ा को बोलते हैं, तुझे अक्सा बीच घुमा दूं चलती क्या। ये वही बीच है जिसपे आमतौर पर आपने बहुत अच्छी अच्छी मनमोहक दृश्य देखे होंगे, ठीक है, जो आपकी आंखों को लुभाते हैं, वही बीच, इसको हिंदी में पुलीन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आगे प्राकृतिक मेहराब।
प्राकृतिक मेहराब। ठीक है, अगली स्थलाकृति क्या है बेटा, प्राकृतिक मेहराब। ठीक है, वो भी इसी के द्वारा बनती है। इसके बाद है बच्चे स्टैक, स्टैक को स्टैक ही कहते हैं। ठीक है, ये भी इसी के द्वारा बनती है, सागरी जल के द्वारा स्टैक। ठीक है, स्टैक सागरी जल के द्वारा बनती है। इसके बाद अगली है बेटा रोधिका, अगली स्थलाकृति, इसको अंग्रेजी में हम बार्स कहते हैं, रोधिका को बार्स कहते हैं। रोधिका भी बेटा किसके द्वारा, सागरी जल के द्वारा बनती है रोधिका। इसके बाद हमेशा ध्यान रखना लैगून लेक, लैगून लेक आपने सुना होगा बेटा। ठीक है, बिम्बनाथ लेक जो है, ठीक है, वो लैगून निर्मित लेक है। चिल्का लेक जो है वो लैगून लेक है। तो वो लैगून लेक का मतलब क्या होता है कि जब सागरी जल ठीक है तटों की तरफ आता है तो वो आ तो जाता है, सागरी जल बेटा तट की तरफ आया, वो आ गया, ठीक है, लेकिन ठीक है वो वहां पे जम गया, इकट्ठा हो गया, मतलब इनफैक्ट वो वहां पे इकट्ठा हो गया, तो वहां पर एक लेक बन गई। ठीक है, जिसको हम बैक वाटर लेक भी कहते हैं या फिर हम इसको लैगून लेक भी कहते हैं बच्चे। ठीक है, और इसके अलावा ठीक है ना, नेक्स्ट संयोजक रोधिका, संयोजक रोधिका, संयोजक रोधिका। ये जो संयोजक रोधिका है सर, ये जो संयोजक रोधिका है, ये संयोजक रोधिका भी भैया जी सागरी जल के द्वारा बनती है। तो संयोजक रोधिका भी किसके द्वारा बनती है, संयोजक रोधिका भी सागरी जल के द्वारा बनती है। और उसके बाद तट, कोस्ट। ठीक है, तो ये तो भैया जी सागरी जल के द्वारा बनते ही है। तट आपको पता है सागरी जल के द्वारा बनते हैं। तट कई प्रकार के होते हैं, हैफा तट होता है, रिया तट होता है, फिएट तट होता है। ये सारे तट जो है सागरी जल के द्वारा बनते हैं। ठीक है, चाहे वो आपका हैफा तट हो, ठीक है सर, चाहे वो आपका हैफा तट हो, हैफा तट, चाहे वो आपका फियर्ड तट हो, फियर्ड तट हो, ठीक है, चाहे वो आपका बच्चे ठीक है रिया तट हो, रिया तट हो। ठीक है, ये सारे के सारे तट बच्चे किसके द्वारा बनते हैं, ये सारे के सारे तट जो है सागरी जल के द्वारा बनते हैं। मतलब जितने भी कोस्ट है बेटा, सारे के सारे कोस्ट किसके द्वारा, सागरी जल के द्वारा बन रहे हैं। एक बार मैं बता देता हूं, सागरी जल के द्वारा जो बनने वाली स्थलाकृतियां हैं, ठीक है, ये सारी की सारी स्थलाकृतियां क्या कर रही हैं, ठीक है, ये सारी की सारी स्थलाकृतियां समतल स्थापना का कार्य कर रही हैं। ये बेसिकली समतल कर रही हैं। और ये बन किसके द्वारा रही हैं, तो भैया जी ये बन रही हैं सागरी जल के द्वारा। ये सब जो है बहिर्जात बल है। ठीक है ना, सागरी जल क्या है, सागरी जल बहिर्जात बल है। अब सागरी जल क्या कर रहा है, सागरी जल बेटा अंतर्जात बलों के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनी है उनको समतल करने का कार्य कर रहा है सागरी जल, समतल करने का कार्य कर रहा है सागरी जल। तो सागरी जल के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनी हुई हैं, ठीक है, उनका नाम है तटीय कगार या भृगु, ठीक है, तटीय कंदरा, पुलीन, प्राकृतिक मेहराब, स्टैक, रोधिका, लैगून लेक, संयोजक रोधिका, ठीक है, और तट बच्चे, ये सब किसके द्वारा बने हैं, सागरी जल के द्वारा। इसके अलावा नेक्स्ट हम आगे चलेंगे कि सर हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृति, ग्लेशियर्स के द्वारा। मुझे पता है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं जानता हूं, क्योंकि एक तो ये टॉपिक ऐसा है, दूसरा ठीक है ना, ईश्वर की कृपा से कल का लेक्चर आपने देखा नहीं क्योंकि वो अभी तक आपका अपलोड नहीं हुआ, रात वाला। अगर आप कल का लेक्चर देखते तो आज के लेक्चर को आप पूरा कनेक्ट करते अच्छे से। ठीक है, तो इसलिए मेरी कोशिश यही है कि मैं इस लेक्चर को खत्म करने के बाद सबसे पहले आपका कल का लेक्चर रिकॉल करवाऊं, मतलब उसको अपलोड करवाऊं। और एक बार मैं जब जाऊंगा तो इस पूरी चीज को रिकॉल करता हुआ जाऊंगा डिटेल में, आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे ग्लेशियर्स के द्वारा निर्मित स्थलाकृति, हिमानी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति, हिमानी के द्वारा निर्मित स्थलाकृति, निर्मित स्थलाकृति, हिमानी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। आइए इसको समझते हैं, जो हिमानी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। तो सर हिमानी के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में सबसे पहले आएगा यू आकार की घाटी। अब ध्यान रखना कितना कंफ्यूजन हो गया। अगर वी आकार की घाटी पूछा जाए तो वी आकार की घाटी सर किसके द्वारा है, वी आकार की घाटी नदी के जल के द्वारा है। अगर आपसे वी आकार की घाटी पूछा जाए तो सर वी आकार की घाटी किसके द्वारा है, वी आकार की घाटी नदी के जल के द्वारा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यू आकार की घाटी। तो यू आकार की घाटी जो है बच्चे वो हिमानी के द्वारा, ग्लेशियर्स, हिमानी मींस ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स मतलब ग्लेशियर्स क्या होते हैं बेटा। ठीक है, आप में से एक सवाल भी आया सर ये ग्लेशियर क्या है। ग्लेशियर का मतलब है बेटा बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े,
ठीक है ना, जो नदियों के समान प्रवाहित होते हैं, जो नदियों के समान चलते हैं। हालांकि इतनी वेलोसिटी तो उनके पास नहीं होती, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े बर्फ के खंड होते हैं। इट्स अ ब्लॉक ऑफ द आइस, ठीक है, जो चल रहे होते हैं, जो लगातार बेटा गतिशील होते हैं, तो उनको हम ग्लेशियर्स कहते हैं, उनको हम हिमानी कहते हैं। तो हिमानी के द्वारा बेटा, ठीक है ना, आपका यू आकार की घाटी, क्या यू आकार की घाटी। इसके बाद नेक्स्ट अगला, इसी के द्वारा आपकी हैंगिंग वैली, हैंगिंग वैली, इसको हिंदी में कहेंगे हम लटकती हुई घाटी, लटकती हुई घाटी, लटकती हुई घाटी, ठीक है, हैंगिंग वैली क्या कहेंगे सर इसको, इसको हम लटकती हुई घाटी कहेंगे बेटा, ठीक है। इसके बाद अगला है सर्क, सर्क को सर्क ही कहते हैं, सर्क ही कहते हैं। सर्क हिमानी के द्वारा निर्मित है, हिमानी के द्वारा निर्मित है। एरीट, ये इंग्लिश वर्ड ही है, एरीट, एरीट, ठीक है, एरीट को एरीटी कहते हैं। ये एरीट भी बेटा किसके द्वारा है, हिमानी के द्वारा निर्मित है, क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट गिरी श्रृंग, गिरी का मतलब होता है पत्थर, श्रृंग का मतलब होता है सींग, इसको इंग्लिश में हॉर्न कहेंगे, जैसे सींग होता है ना, हॉर्न कहते हैं सींग को, गिरी श्रृंग। ऐसा लगता है देखने पे जैसे पत्थर का सींग निकल आया है, वह भी ग्लेशियर्स के ही द्वारा निर्मित होते हैं बच्चे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट भेड़शिला, भेड़शिला, ठीक है। भेड़शिला का मतलब है बच्चे, जैसे भेड़ की पीठ होती है ना, तो ऐसा देखने पे लगता है, ऐसे करके जैसे भेड़ की पीठ होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं सर, भेड़शिला कहते हैं, भेड़शिला, क्लियर है। इसके बाद ड्रमलिन, ड्रमलिन बच्चे, ठीक है, वो हिमानी के द्वारा निर्मित शिलाकृति है, ड्रमलिन भी। इसके बाद नेक्स्ट नुनाटक, नुनाटक, ये नुनाटक ड्रमलिन, ये इंग्लिश वर्ड ही है, ठीक है, ये इंग्लिश वर्ड ही है, नुनाटक और ड्रमलिन बच्चे, ये सब किसके द्वारा है बच्चे, ये हिमानी के द्वारा है। और हिमानी के द्वारा एक और शिलाकृतियां है जिसको हम हिमोड बोलेंगे, हिमोड, हिमोड का मतलब है बेसिकली एक प्लेन, एक मैदान, ठीक है, जो बर्फ के द्वारा निर्मित है, ठीक है, तो बर्फ के द्वारा निर्मित एक मैदान जिसको हम हिमोड बोलते हैं, क्लियर है। तो ग्लेशियर्स के द्वारा यू आकार की घाटी, एक बार मेरे साथ साथ बोलेंगे आप, एक बार आप रिकॉल कर लेंगे अच्छे से सारी चीजों को, जो भी पढ़ा रिकॉल करेंगे अच्छे से, ठीक है। हिमानी के द्वारा निर्मित शिलाकृति, हिमानी का मतलब क्या है सर, हिमानी का मतलब है बेटा ग्लेशियर्स, हिमानी का मतलब क्या है, ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स बोले तो बेटा, ठीक है, बड़े बड़े ब्लॉक्स जो बर्फ के टुकड़े हैं, जो बर्फ से मिलकर बने हुए हैं, तो वो बेसिकली लगातार क्या होता है बेटा कि वो, ठीक है, गतिशील अवस्था में होते हैं, ठीक है, उनके पास अपनी खुद की गति होती है, क्योंकि वो बेसिकली, ठीक है ना, उच्च क्षेत्रों से निम्न क्षेत्रों की ओर आते हैं, वो उच्च ढाल वाले क्षेत्रों से निम्न ढाल वाले क्षेत्रों की ओर आ रहे हैं। अब चूंकि वो उच्च ढाल वाले क्षेत्रों से निम्न ढाल वाले क्षेत्रों की ओर आ रहे हैं, तो उनके पास ऑब्वियस सी बात है बेटा, क्या है, उनके पास एक वेलोसिटी, उनके पास वेग है। लेकिन वो जब प्रवाहित होते हैं ना, तो वो भी, ठीक, बहुत सारी ऊबड़ खाबड़ जगहों को समतल करते हुए जाते हैं, और समतल करते हुए के क्रम में वो बहुत सारी बेटा ट्रोपोग्राफीज, मतलब स्थलाकृतियां बना देते हैं, ठीक है। तो उनका काम ही होता है कि वो इस तरह से जो है ना, वह उच्च, मतलब बेसिकली आप बोल सकते हैं कि जो हाई लेवल है वो, ठीक है, उच्च लेवल वाले क्षेत्रों से लो लेवल वाले क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आपके नदी का पानी भी होता है ना, तो नदी का पानी बेटा उच्च ढाल वाले क्षेत्रों से निम्न ढाल वाले क्षेत्रों की ओर बहता है। नदी हमेशा, कोई भी बेटा, कोई भी पानी सही, तो कोई भी पानी बेटा अपेक्षाकृत उच्च ढाल वाले क्षेत्रों से निम्न ढाल वाले क्षेत्रों की तरफ बहेगा, प्राकृतिक रूप से, नेचुरली उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर बहेगा कोई भी पानी सही। तो ऐसे ये भी बेटा जो है ना, पर्वतीय क्षेत्रों में जो ढाल बन जाते हैं, तो उच्च ढाल वाले क्षेत्रों से निम्न ढाल वाले क्षेत्रों की ओर ये ग्लेशियर्स प्रवाहित होते हैं, गतिशील होते हैं। जब ये गतिशील हो रहे होते हैं, तो इनके मार्ग में बेटा, इनके रास्ते में, ठीक है, जो भी शिलाकृतियां पड़ती हैं उनको वो समतल करते हुए जाते हैं, क्योंकि लगातार अपर्दन कर रहे हैं। अब जो भी अपर्दन करेगा, जिसके पास अपर्दन करने की क्षमता होगी, मैं कसम खा के बता रहा हूं बेटा, वो क्या करेगा, वो सारी की सारी चीजें, वो क्या करेगा, तो वो जरूर समतल स्थापना का कार्य करेगा। वो क्या करेगा सर, वो समतल बनाने का कार्य करेगा, ये ध्यान रखना। तो हिमानी द्वारा निर्मित शिलाकृतियों में सबसे पहले यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी का मतलब है ये इस तरह की घाटी का निर्माण करता है, इस तरह की यू आकार की घाटी, ग्लेशियर्स यू आकार की घाटी का निर्माण करेगा। दूसरा, ये हैंगिंग वैली, ये लटकती हुई घाटी। अभी जो लटकती हुई घाटी है, ये आपको ऐसे देखने को मिलती है, जैसे एक ब्लॉक है, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये एक ब्लॉक है, ये कोई ब्लॉक है, तो इस तरह से आपको ऐसी दिखती है, ये ऐसी दिखती है बच्चे, इस तरह से कि ये
जैसे कि मान के चलो लटक रही हो, ये लटक चुकी हो या लटक रही हो, तो इस तरह की एक घाटी देखने को आपको मिलती है। देखिए इस घाटी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, इस घाटी को हम लटकती हुई घाटी कहते हैं। इस तरह की एक घाटी हमको देखने को मिलती है, तो वो हमको एक लटकती हुई घाटी के समान प्रतीत होती है। तो वो जो है हमको बच्चे वो एक लटकती हुई घाटी के समान प्रतीत होती है, इस तरह से लटकती हुई घाटी के समान प्रतीत होती है। ठीक है, तीसरा सर्क, ठीक है, चौथा एरीट, पांचवा हॉर्न। ठीक है, सर्क, एरीट, हॉर्न। इसके बाद भेड़शिला। भेड़शिला का मतलब है ऐसा लगता है जैसे कि पीठ है क्या बच्चे। ठीक है, आपने भेड़ देखी है, तो जैसे भेड़ की पीठ होती है ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसी, हाँ, तो भेड़ की पीठ जो होती है तो उस तरह की हमें देखने को मिलती है। फिर ड्रमलिन है, नुनाटक, ये इंग्लिश टर्म है, ड्रमलिन और नुनाटक। और बेसिकली नेक्स्ट अगला है हिमोड। हिमोड का मतलब है बेसिकली बर्फ के द्वारा बनाए गए मैदान। ठीक है, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े हिमोड कहलाते हैं, उनके द्वारा निर्मित मैदान हिमोड मैदान कहलाता है। तो ये हो गया आपका हिमोड। तो यू आकार की घाटी, मेरे साथ साथ बोलिएगा, यू आकार की घाटी ग्लेशियर्स के द्वारा निर्मित हुई। यू आकार की घाटी ग्लेशियर के द्वारा निर्मित हुई। निलंबित या लटकती हुई घाटी हैंगिंग वैली, इसके द्वारा निर्मित हुई, हैंगिंग वैली। सर्क, एरीट, नोनाटक, ड्रमलिन, मेरे साथ साथ बोलो, सर्क, एरीट, नोनाटक, ड्रमलिन, इसके द्वारा निर्मित हुआ। हॉर्न या ग्रीसंग, इसके द्वारा निर्मित हुआ। हिमोड इसी के द्वारा निर्मित हुआ बच्चे। क्लियर है, किसके द्वारा, ग्लेशियर्स के द्वारा। फिर नेक्स्ट आएंगे बेटा ग्राउंड वाटर, सॉरी सी वाटर, सागरी जल। तो सागरी जल ने क्या सर, क्लिफ का निर्माण किया, तटीय कगार, एक क्लिफ का निर्माण किया। जब सागरी जल तटों की तरफ आता है ना बेटा, ठीक है, जैसे सागर का जल ये तटों की तरफ आता है, तो तटों की तरफ आने पर ये इस तरह से मेरे प्यारे बच्चे एक, ठीक है ना, क्लिफ का निर्माण कर देता है। ठीक है, इस तरह से एक स्थलाकृति बना देता है, तो उसी को हम कहेंगे तटीय कगार या भृगु कहेंगे। नेक्स्ट कोस्टल केव, तटीय कंदरा, पुलीन, बीज, प्राकृतिक मेहराब, ठीक है, स्टैक, रोधिका, लेगून लेक, लेगून लेक, ठीक है सर, संयोजक रोधिका, इसको कहेंगे एडजेसेंट बार्स, संयोजक रोधिका, तट, कोस्ट कहेंगे। अब ये तट बहुत प्रकार के हैं, हेपा, फियर्ड और रिया तट, कोई भी सही बच्चे, ये सागरी जलों के द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा, सागरी जलों के द्वारा निर्मित है। ठीक है, सागरी जल। तो सागरी जल ने क्लिफ बनाया, मेरे साथ साथ बोलिए, सागरी जल ने क्या बनाया, क्लिफ बनाया। सागरी जल ने, है ना, सागरी जल ने बीच बनाया, पुडीन बनाया, इन्होंने, ठीक है, प्राकृतिक मेहराब बनाए, स्टैक बनाए, रोधिका बनाई, बार बनाई, ठीक है ना, बेसिकली इन्होंने संयोजक रोधिका, एडजेसेंट बार्स बनाए, इन्होंने लेगुल लेक बनाई, इन्होंने कोस्ट बनाई बेटा, तट बनाए। और ये निम्न प्रकार के तट भी सागरी जल ने बनाए, निम्न प्रकार के तट भी सागरी जल ने बनाए। बस आपको याद कर लेना है, आप याद नहीं कर सकते क्या, ठीक है, ये 1 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में, तो बस याद कर लेना, इतनी सी बात है। क्योंकि अगर इनका कॉन्सेप्ट में समझाने गया बच्चे, ठीक है, फिर बहुत टाइम लगेगा। अगर आपके एग्जाम में पर्याप्त टाइम होता तो विश्वास करना बच्चों, मैं कसम खा के बता रहा हूं, मैं से एक एक पॉइंट को आपको समझाता बहुत अच्छे से। ठीक है, लेकिन अब मैं इन्हें छुड़वा नहीं सकता, क्योंकि मुझे पता है कि ये वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, एसएससी वगैरह में खूब धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। ये आता एक ही प्रश्न है यहाँ से, लेकिन पूछा जाता है, जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना, और पढ़ाया भी नहीं जाता। तो इसलिए जो है ना, एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चे को नहीं पढ़ाया गया, वो भी ऐसे पूछता है कि जहां से एक बच्चे को ना आता हो, ठीक, हम अपना खौफ पैदा करने के लिए बच्चों के बीच में, ठीक है, तो वो हमारे बच्चों में खौफ पैदा नहीं कर पाएगा। बेशक हमें समय कम मिला, लेकिन फिर भी हम जबरदस्त करके आएंगे। तो सर क्लिफ, ठीक है, तटीय कगार या भृगु, तटीय कगार या भृगु, तटीय कंदरा, ठीक है, पुलीन, प्राकृतिक मेहराब, स्टैक, रोधिका, लेगून लेक, संयोजक रोधिका तट, सागरी जल के द्वारा। इसके बाद भूमिगत जल, भूमिगत जल मतलब ग्राउंड वाटर। अभी जो ग्राउंड वाटर के द्वारा बेटा, ग्राउंड वाटर, ठीक है ना, वहां पर अच्छे से आकृतियां बनाता है जहां पर चूना पत्थर की चट्टानें हो, सैंडस्टोन। तो जहां पर चूना पत्थर, सैंडस्टोन की रॉक्स होती हैं बेटा, वहां पर ये अच्छे से आकृतियों को बनाता है, क्योंकि वहां पे इजी हो जाता है वेदरिंग और इरोजन करना। वहां पे इजी हो जाता है, सरल हो जाता है क्या, वेदरिंग और इरोजन करना। तो ध्यान रखना, गोलरंध्र, गोलरंध्र क्या है, गोलरंध्र चूना पत्थर की चट्टान में, ठीक है, छेद हो गया तो वो गोलरंध्र कहलाएगा, गोलरंध्र। ठीक है, सिंक होल कहेंगे इसको, इंग्लिश में क्या कहेंगे, सिंक होल। ठीक है, सिंक होल होता है ना, सिंक होल, गोलरंध्र, सिंक होल। अगर ये चौड़ा हो गया, ये छेद चौड़ा हो गया, युवाला, युवाला को युवाला ही कहेंगे। ये सब अब इंग्लिश टर्म है, युवाला ही कहेंगे। ठीक है, युवाला और बड़ा हो गया, इसको डोलाइन कहेंगे, डोलाइन कहेंगे। डोलाइन और बड़ा हो गया, इसको पोलजे कहेंगे, पोलजे कहेंगे।
क्लियर है? ये डिपेंड करता है उनके साइज पर। किस पर डिपेंड करता है सर? उनके साइज पर। ठीक है, अगर सिंक होल का साइज बड़ा हो गया, योवाला का साइज बड़ा, डोलाइन का साइज बड़ा हो गया, तो पोलजे। क्या? पोलजे। इसके बाद बिलियन रंध्र। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? बिलियन रंध्र। बिलियन रंध्र। स्टैलेक्टाइट। स्टैलेक्टाइट का मतलब है बेटा लटकता हुआ, स्टैलेग्माइट का मतलब है धरातल से ऊपर। ठीक है, ध्यान रखना। फिर अंधी घाटी, ब्लाइंड वैली इसको कहेंगे, ब्लाइंड वैली, अंधी घाटी, ब्लाइंड वैली। ठीक है, अंधी घाटी इसको क्या कहेंगे? ब्लाइंड वैली। और शुष्क घाटी इसको कहेंगे बेटा ड्राई वैली। शुष्क घाटी, ड्राई वैली। इसके बाद कंदरा केव। ये सारी की सारी स्थलाकृतियां ग्राउंड वाटर के द्वारा बनती हैं। किसके द्वारा बनती हैं? ग्राउंड वाटर के द्वारा ये सारी स्थलाकृतियां बनती हैं। ग्राउंड वाटर इनको बनाता है। अब हम आ जाते हैं नदी का जल। ठीक है, बस इतना ही है नदी का जल। अभी तक हमने 3 ही किए यार, 4 कर लिए ना। हाँ चलिए, अब हम आ जाते हैं नदी के जल। नदी के जल ने वी आकार की घाटी बनाई। वी आकार की घाटी कम गहरी है तो गॉर्ज। ठीक है, जैसे ठीक है ब्रह्मपुत्र नदी ने गॉर्ज बनाया है। ठीक है, ऐसे सिंधु गॉर्ज है जो सिंधु नदी ने बनाया है। जी हाँ, सिंधु नदी ने बनाया है जिसको सिंधु गॉर्ज कहते हैं। तो गॉर्ज कम गहरा, केनियन बहुत ज्यादा गहरा, अधिक गहरा केनियन। जलोढ़ पंख, ये बाबर प्रदेश में। जलोढ़ शंकु, ठीक है सर। नदी विसर्प, ऐसे करके झिकझैक झिकझैक। ठीक है, बाढ़ का मैदान, फ्लड। ठीक है, प्लेन्स, गोखुर झील, ऑक्सबो लेक, और आपका रिवर बेसिन या फिर कैचमेंट एरिया। ठीक है, और डेल्टा तो बनाती हैं नदियां, आपको पता है नदियां डेल्टा तो बनाती हैं। अब ठीक है, चूंकि समय है तो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर ले चलूंगा। अब ये जो डेल्टा है, ये डेल्टा कई प्रकार का होता है, कई प्रकार का होता है। ठीक है, 1-2-3 एग्जाम्पल मैं इसके लिखवाऊंगा जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो मैंने क्या बोला सर? डेल्टा होता है कई प्रकार का। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे चापाकार डेल्टा, आर्कुएट डेल्टा। चापाकार डेल्टा, आर्कुएट, आर्कुएट डेल्टा, चापाकार। मतलब जो डेल्टा ऐसा होता है चाप के आकार का, आर्क बनाते हैं ना हम, आर्क। तो जो हम चाप बनाते हैं, चाप के आकार का डेल्टा। चाप के आकार का डेल्टा आपका नाइल रिवर का डेल्टा, जो नील नदी है, नील नदी का डेल्टा चापाकार डेल्टा है बेटा। नील नदी का डेल्टा चापाकार डेल्टा है। और दूसरा बच्चे आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा चापाकार डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो भैया नोट्स बनाता है पूरा लिखना। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, मेरे पास तो जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख पा रहा। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, लो थोड़ा सा कर लिया छोटा। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, नदी का डेल्टा, नील नदी का डेल्टा। ये कैसे? आर्कुएट, चापाकार डेल्टा है, ये चापाकार डेल्टा है। ठीक है, इसके बाद ये हो गया चापाकार डेल्टा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद होता है एक डेल्टा, एक और प्रकार का, जिसको हम कहते हैं बच्चे ठीक है दांत के आकार का, दंताकार डेल्टा। दांत के आकार का दंताकार डेल्टा, दंताकार डेल्टा। प्लीज कोई बताओ इसका एग्जांपल। दांत के आकार का डेल्टा, दंताकार डेल्टा। एक होता है बेटा पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा, पंजाकार डेल्टा। बर्ड फुट डेल्टा, वर्ड फुट डेल्टा, वर्ड फुट डेल्टा, वर्ड फुट डेल्टा। ठीक, पंजाकार। तो पंजाकार डेल्टा जो है वो है मिसिसिपी रिवर, अमेरिका में है ये मिसिसिपी। तो मिसिसिपी और मिसौरी नदी का डेल्टा, मिसिसिपी और मिसौरी नदी का डेल्टा, मिसौरी नदी का डेल्टा, डेल्टा ये पंजाकार डेल्टा है। मिसिसिपी मिसौरी नदी का डेल्टा पंजाकार डेल्टा है। ये जो दंताकार डेल्टा है ये एब्रो नदी का डेल्टा है, एब्रो रिवर, एब्रो नदी का डेल्टा है। ठीक है, और एक होता है ज्वार नदमुख। ठीक है, एस्चुरियन डेल्टा। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है भारत के संदर्भ में, ज्वार नदमुख डेल्टा, ज्वार नदमुख डेल्टा, एस्चुरियन डेल्टा। ज्वार नदमुख डेल्टा बेटा भारत में नर्मदा नदी का डेल्टा है, नर्मदा नदी बहुत पूछा जाता है। ज्वार नदमुख, एस्चुरियन डेल्टा बोलते हैं, एस्चुरियन डेल्टा। तो डेल्टा के विभिन्न प्रकार हैं, चापाकार डेल्टा, नील नदी का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। ज्वार नदमुख नर्मदा और ताप्ती का दोनों का है, दंताकार एब्रो रिवर का, पंजाकार मिसिसिपी मिसौरी का। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे, आप याद कर लेंगे ना इनको? बताइए बच्चे, आप याद कर लेंगे ना? इतना सा ही तो है।
आपको, ठीक है, सबको समझ, सुंदरबन का डेल्टा बेटा ये गंगा ब्रह्मपुत्र का ही तो डेल्टा है, आर्कोइड डेल्टा है सुंदरबन का, ठीक है जी। चलिए सिंपल सी बात है, ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है, और वो ये है, आप पहले कल वाला लेक्चर देख लेना, वो आपका अपलोड हो जाएगा। जब कल वाला लेक्चर अपलोड हो जाएगा तो ये वाला आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा बस, ठीक है। अब कल वाला चूंकि अपलोड नहीं हुआ तो इस वजह से हल्का सा हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि बस इसमें ये याद ही तो करना है और कुछ नहीं है बस, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे सर पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति, विंड के द्वारा, पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। विंड के द्वारा, पवन मतलब विंड के द्वारा, ठीक है सर। तो पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां सर, मतलब विंड के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, तो ये जो है ना बेटा, जो पवनों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं ये महत्वपूर्ण है जी बच्चे, ये महत्वपूर्ण है। पवनों के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं ये एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। इसमें से लोइस, ठीक है, आपने सुना होगा बेटा लोइस, ये जरूर सुना होगा लोइस, ठीक है। लोइस का मैदान सुना होगा आपने आमतौर पे, लोइस मैदान, ठीक है। ये पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां होती हैं, ठीक है, जैसे कि इसमें लोइस हो गया या लोइस का मैदान हो गया। इसके बाद छत्रक सेल, शेल या गारा कहते हैं इसको, गारा, ठीक है। छत्रक सेल या गारा ये किसके द्वारा है, पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। तो लोइस का मैदान, दूसरा हो गया छत्रक सेल या गारा, ठीक है। तीसरा हो गया आपका ज्यूगेन, 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 ठीक है, ज्यूगेन, ज्यूगेन, ये याद करनी है बस। तो पवनों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में लोइस का मैदान, छत्रक सेल या गारा, ठीक है, ज्यूगेन। इसके बाद ज्यूगेन के बाद याडांग, याडांग, इंसेलबर्ग, पांचवा इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग, ठीक है सर। पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है कौन सी बेटा, इंसेलबर्ग, कौन सी, इंसेलबर्ग। इसके बाद बरखान, बरखान, ये सब इंग्लिश टर्म है, ये सब इंग्लिश नाम है। जुगैन हो, गारा हो, ठीक है, लोइस हो, याडांग हो, इंसेलबर्ग हो, या फिर आपका बरखान हो, ठीक है। बरखान के बाद आपका प्लाया, प्लाया, ये भी प्लाया जो है बच्चे ये पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। और उसके बाद है बालू का स्तूप, ठीक है, बालू का स्तूप, सैंड स्तूप, सैंड स्तूप, ये सब पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। तो पवनों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में, ठीक है, लोइस का मैदान, ठीक है, क्या सर, लोइस मैदान, ठीक है, छत्रक सेल या गारा, लोइस मैदान, छत्रक सेल या गारा, ठीक है ना, लोइस मैदान, छत्रक सेल या गारा, जुगेन, याडांग, इंसेलबर्ग, बरखान, प्लाया, बालू का स्तूप और वातगर्त, ठीक है, वातगर्त, 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 ठीक है सर। तो वातगर्त, ठीक है, मेरे साथ साथ बोलिएगा, वातगर्त बोलिएगा, वातगर्त बोलिएगा, वातगर्त, और बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, प्लाया, बरखान, इंसेलबर्ग, याडांग, जुगेन, छत्रक सेल या गारा, लोइस का मैदान, ये सब पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। क्या है भैया जी, ये सारी की सारी पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। सर हिंदी में बताएं, बेटा ये हिंदी में ही है, ठीक है, ध्यान रखना। याडांग को हिंदी में भी याडांग कहेंगे, इंग्लिश में भी। इंसेलबर्ग को हिंदी और इंग्लिश में इंसेलबर्ग ही कहेंगे, बरखान को हिंदी इंग्लिश में बरखान ही कहेंगे, प्लाया को भी प्लाया कहेंगे, बालू का स्तूप को सैंड स्तूप कहेंगे, वातगर्त को बेटा, ठीक है, बेसिकली इंग्लिश में वातगर्त को, ठीक है, विंड ट्रेंच बोल देते हैं, विंड ट्रेंच बोल देते हैं, ठीक है। लोइस के मैदान को लोइस का मैदान कहेंगे। ये पवनों के द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी कल के लेक्चर के बारे में मैं संज्ञान में लेता हूं कि कल का लेक्चर क्या है क्या नहीं,
ठीक है, क्यों नहीं अपलोड हुआ? ठीक है, उसके बाद जब आप इसे देखेंगे बहिर्जात बलों को, ठीक है, कल से हम सौर मंडल स्टार्ट करेंगे। तो कल आपका सौर मंडल होगा, बड़ा जबरदस्त होगा। कोशिश ये करेंगे कि 2 लेक्चर्स में हम सौर मंडल को क्लियर कर दें। ठीक है, 2 लेक्चर्स लगे, सौर मंडल क्लियर हो जाए, फिर 2 लेक्चर्स हमारे क्लाइमेटोलॉजी में लगे, मतलब जलवायु विज्ञान में, और 2 लेक्चर्स हमारे ओशनोग्राफी में लगे। और सैटरडे और संडे, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी चलेगा सैटरडे संडे, ठीक है, जिससे कि इंडियन ज्योग्राफी में भी हम अच्छे खासे पोर्शन को कंप्लीट कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। सब लोग अपना ख्याल रखो बेटा, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो और ठंड से बचते फिर रहो।